अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो हम जी लाइव शेयर करने जा रहे हैं। कुछ पॉइंट्स मेरे पास नए लोगों ने पूछे हैं जी, वो मैंने कहा वो आप लोगों के साथ शेयर कर लें। बाकी जो आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो भी हम इसके अंदर एंटरटेन कर लेंगे। सबसे पहला है जी, मेरे पास जो क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाएगी फिर उसको शेयर करने में। वन बाय वन करके मैं शेयर कर देता हूँ। नंबर वन है जी मेरे पास, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 111 सेक्शन 4 of the income tax ordinance 2001। जी, ये पहला जी, इस पे अपडेट ये है जी कि आपको पता है 2019 तक जो इसकी लिमिट थी फॉरेन रेमिटेंस की, जो कि आप जिसका सोर्स पूछे बगैर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वो 10 मिलियन थी। 2020 में वो हो गई कि एक बंदा एक साल में 5 मिलियन तक वो अपनी जो बगैर सोर्स बताए 111(4) में इनकम को फॉरेन रेमिटेंस को वो वाइट कर सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपने अगर अपना पैसा है, जैसे सैलरी पर्सन वहाँ बंदा कमा रहा है, बिजनेस इनकम है या कोई और इनकम कमा रहा है, तो उस सूरत में उसको कोई लिमिट नहीं है, उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो जो प्रेस्क्राइब उसके चैनल्स हैं, बैंकिंग चैनल है, वेस्टर्न यूनियन है या मनी चेंजर है या आपका मनी ग्राम है या जो भी, या बाय हैंड है जिसकी स्टैंप आप कस्टम वालों से लगवाएंगे, उसका वो जो अपना पैसा है उसको लाने का प्रूफ पाकिस्तान में होना लाजमी होगा। ये दोनों को आपने अलग अलग रखना है, मिक्स नहीं करना आपने। नंबर वन। नंबर टू में जो पॉइंट है जी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो है परचेज ऑफ एसेट्स अंडर सेक्शन आपका 75A ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जी अच्छा जी, कादी कादिर साहब ने ज्वाइन की, कादी कैसर साहब आए और कह रहे जी, कैन आई आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग सेल्स टैक्स। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन वन बाय वन करके कीजिएगा। तो वो देखते हैं कि किस सेक्शन तक, पहले हम अपनी शेयरिंग करेंगे, उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे जी, अगर वो पॉसिबल हो सका। वरना अगर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो फिर ओबियसली आपको अपने टैक्स कंसल्टेंट से मशवरा करना पड़ेगा। जी जनाब, परचेज ऑफ एसेट्स है जी अंडर सेक्शन 75 है। जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो ज़रा चेक कर लें कि जो 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 एसेट्स हैं बेसिकली वो फिक्स एसेट्स आपके जो है जो वो 5 मिलियन से अगर अबव होंगे थ्रू क्रॉस चेक पेमेंट होएगी, और अगर मूवेबल होंगे या अदर देन फिक्स एसेट्स के होंगे तो उस सूरत में फिर आपको 10 लाख से ऊपर जो होगा उसकी पेमेंट क्रॉस चेक में होगी। अब अगर अभी इस तरह नहीं होगा तो एक तरफ बिजनेस एक्सपेंस नहीं मिलेगा, बिजनेस एसेट हुआ, पर्सनल हुआ, तो उस पर कोई कॉस्ट की में माइनस नहीं होगा जब डिस्पोजल करेंगे। और प्लस इसके साथ फिर पेनल्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की कि 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी पेनल्टी जो है फिर आपको पड़ जाएगी। जी वो कह रहे हैं जी, काजी कैसर कह रहे हैं, प्लीज़ शेयर द रूल्स ऑफ इनकम टैक्स रिफंड। रूल्स ऑफ इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं जी, क्या होगा? देखें, रिफंड का ऑब्वियसली एक तरीका है जी, पहले आप उसका रिटर्न में रिफंड होना चाहिए, रिफंड एप्लीकेशन होगी, उसके साथ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट या जो भी चीज़ें आप लगाएंगे, फिर वो आपको ऑब्वियसली वो बुलाएंगे और आपके ओरिजिनल मंगा के कैंसिल करेंगे, और फिर उसके बाद इनकम टैक्स का रिफंड जो है। इसके लिए वैसे आप सेक्शन जो है 170 या 171 जो है वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें आप उसको कादी कैसर आप इसको सिलेक्ट कर लें वहाँ से। अच्छा जी, फिर मैं आगे जा रहा हूँ, फाइलिंग ऑफ नंबर 3 पॉइंट जो है होल्डिंग इनकम टैक्स स्टेटमेंट फ्रॉम टैक्स ईयर फ्रॉम जुलाई 1 का जुलाई 01/2020। जी अब आपको पता है जो पहले जो मंथली विद होल्डिंग स्टेटमेंट थी वो हाफ ईयरली हुई, फिर अब 1 जुलाई से उन्होंने इसको जो है वो जो आपका है जो 1 जुलाई 2020 से उन्होंने इसको कर दिया था। अगर आपको याद हो, पिछले जब
ये जो टब का आया है उसको फिर इन्होंने क्वार्टरली कर दिया, ताकि जो है ना, क्योंकि हाफ ईयरली बहुत टाइम गुजर जाता था, लोग डाटा कंपाइल नहीं कर पाते थे, बड़ा मुश्किल हो जाता था, इसलिए उन्होंने इसको फिर वापस इसको क्वार्टरली बेस पे जो अगले माह की 20 तारीख तक आपको जमा करानी है। लेकिन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक नोट आपको जेहन में रखना है कि टैक्सेस पेमेंट बेस पे ही आप काट के जमा कराएंगे, वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, उसका इसके साथ ये नहीं है कि आप इसको भी अटैच कर दें उसके साथ क्वार्टरली स्टेटमेंट के साथ। अच्छा जी, नंबर 3 या नंबर 4 आ रहा है जी मेरे पास, जो मैंने नोट किया हुआ है। नंबर 4, लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। फॉर द टैक्स ईयर 2020 जी। अब ये इसके लिए इसके मैं ज़रा साथ लिख देता हूँ, इस पे एप्लीकेशन होनी है। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 182 ए ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। पहले मसला ये हो रहा था जी, बंदा रिटर्न भी फाइल कर देता था लेकिन वो एक्टिव टैक्स भी दे देता था, लेकिन एक्टिव टैक्स पे की लिस्ट में नहीं आ रहा था। तो उसको कवर करने के लिए 182 ए सेक्शन डाला गया कि जो लोग लेट रिटर्न फाइल करेंगे, कंपनी होगी तो 20,000 रुपये, AOP होगी तो 10,000 रुपये, और इंडिविजुअल होगा तो 1000 रुपीज़ जो है वो सचार के तौर पे अपनी लेट रिटर्न फाइल करेगा। लेकिन इसका दूसरी पेनल्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जो 182 में लेट फाइलिंग की वजह से बाद में इम्पोज की जा सकती है। तो ये आप करेंगे तो तब आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आ सकते हैं लेट फाइल करने की वजह से। अच्छा, ऑब्वियसली उस 182 की जो पेनल्टी है, इसके अलावा जो 182 के अलावा है उसका एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो सेपरेट होगी और वो शो काज के बगैर आप चार्ज टैक्स डिपार्टमेंट नहीं कर सकते। चले आगे चलते हैं जी। आगे मेरे पास है जो 4 हो गए जी, नंबर 5 है जी मेरे पास, वो है रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। सेक्शन 81 to 84 of the income tax ordinance 2009 जी। इसमें चेंज आ गई जी। बेसिकली अगर नॉन रेजिडेंट बंदा 120, अगर कोई बंदा कोई इंडिविजुअल 120 डेज इन पाकिस्तान में है और लास्ट 4 इयर्स में अगर वो 365 डेज और मोर इन पाकिस्तान है, तो तब भी वो जो बंदा होगा वो रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। और आपको पता है जैसे ही रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होगा तो लोग की जो एप्लीकेशन है रेजिडेंट पर्सन के लिए अलग है और नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए अलग अलग वो अप्लाई हो जाएगी। तो ये भी ज़रा ध्यान में रखें आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हो या लॉ पढ़ रहे हो कि जिसकी रिटर्न फाइल हो रही है वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ जी। हाँ जी, आगे बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया जी, एक 6 नंबर पे WWF। अब मसला ये था अंडर दी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। देखें, वर्कर्स वेलफेयर फंड बेसिकली एज ए आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिलता था 2019 तक। अब इशू ये आ गया, वो कहते हैं जी अब ये इसकी डोमेन जो है ना वो चली गई है PRA के पास, प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी के पास। अब वो कहते हैं जी रिटर्न की कॉपी और इसका चलान हमें PRA को प्रोवाइड कर दें। तो आप चेक कर लें कि जहाँ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में आपका केस आता है और आपका जो टैक्स पेयर या क्लाइंट आपका फॉल करता है इसके अंदर, तो वो इसका जो कैलकुलेशन करके तो वो रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल जहाँ एप्लीकेबल है अपने प्रोविंशियल अथॉरिटी को वो पे करेगा रिस्पेक्टिव प्रोविंस के हिसाब से जी। 6 हो गए जी। नंबर 7 है जी मेरे पास। नंबर 7 क्या है जी मेरे पास, वो आ रहा है 7 शिफ्टिंग फ्रॉम FTR टू MTR अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। काफ़ी केसेस हैं जी जिसमें सप्लाईज है, सर्विसेज हैं। सर्विसेज तो खैर पहले ही मिनिमम में था, और सप्लाईज है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, आपकी कमीशन है, ठीक है, और इन और इसके साथ CNG स्टेशन है,
तो काफ़ी लोगों को उन्होंने पहले, कुछ को पहले किया था, कुछ को अब उन्होंने शिफ्ट किया है फ्रॉम फाइनल टैक्स रजीम टू मिनिमम टैक्स रजीम। यानी वो टैक्स तो वो देंगे ही देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट पर टैक्स ज़्यादा बना जो टोटल होगा या प्रोपोर्शनेट जो इससे कनेक्टेड होगा, तो फिर वो विच एवर इज हायर जो है वो पे करेंगे। जी नंबर 8 आ रहा है जी पॉइंट, मैं देखता हूँ क्या है मेरे पास। वो है जी मेरे पास, हाँ जी 2 पॉइंट्स हैं। एक ये कि जो सीनियर सिटीजन जो टैक्स रिडक्शन, सीनियर सिटीजन का जो अलाउंस था टैक्स क्रेडिट का, वो आपको पता है 2018 के बाद वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब वो नो वो, क्योंकि उसमें उन्होंने रेट्स के अंदर इतना बेनिफिट दे दिया था कि अगर ये ख़त्म भी हो जाए या तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बड़ा नॉमिनल सा था, इसलिए उसको उन्होंने सीनियर सिटीजन को ख़त्म किया। उसके बाद आपका फुल टाइम टीचर, अगला पॉइंट है जी 9 नंबर है, फुल टाइम टीचर और रिसर्चर। ये बेसिकली फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर का जी पहले ये 40% था जो कि सैलरी इनकम पे टैक्स आपको क्रेडिट मिलता था, तो रिडक्शन आपको दी जाती थी। अब वो 40% से रिड्यूस होकर 25% पे चला गया हुआ है। अच्छा जी, मीनवाइल जुल्फ़कार खलील कह रहे हैं, साद रबानी प्लीज़ नोट लेक्चर एंड कमेंट्स प्लस बुक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, थैंक्स सी मोर। मोहम्मद जुल्फ़कार अली खलील, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पेशावर, एक्स सब एडिटर डेली पाकिस्तान सर्विसेज जर्नल, इनकम टैक्स जर्नल। जी बड़ी अच्छी बात है जी, जुल्फ़कार साहब आप हमारे साथ हैं। आप क्या चाह रहे हैं, आप मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी आप? वो मांग रहे हैं जी कुछ नोट्स और कुछ इस तरह उन्होंने कहा है। जी मैं जो भी बुक का रेफरेंस है वो सारा आपको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा जी, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा आगे क्या जी मेरे पास जी, अगर मजीद आगे जो पॉइंट है वो देखते हैं। जी रिटर्न फाइल करने से पहले एक और है जी, MI सिस्टम टैक्स ऑफिस वालों ने इंक्वायरी का बनाया हुआ है, जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर किसी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके डाटा से मैच नहीं करती, तो आप वहाँ से उसको पूछें अपने टैक्स पेयर को कि भाई वहाँ इन्फॉर्मेशन क्यों आ रही है। तो हो सकता है वो मिसिंग कर गया हो या डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो, तो इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा रिटर्न फाइल करने से पहले। तो रुफरार खलीम कह रहे हैं जी, डियर साद प्लीज नोट कमेंट्स एंड लेक्चर, माशाल्लाह बेस्ट लेक्चर थ्रू मोहम्मद जुल्फ़कार अली खलील जी। अच्छा जी मैं आगे चलता हूँ जी, वे कुछ कहना चाह रहे हैं जो मैं बाद में इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। उसके बाद जो 10 के बाद 11 है, रिकंसिलिएशन ऑफ सेल्स एंड परचेजेस एंड बैंक एंट्रीज। जी रिटर्न फाइल करने से पहले अपनी सेल्स को सेल टैक्स रिटर्न से, परचेज को भी परचेज को भी सेल टैक्स रिटर्न से, प्लस आप अगर PRA में या किसी सूबे में, सिंध में या बलूचिस्तान में जहाँ भी आप रजिस्टर्ड हैं, उनको भी आप जो है उसमें टैली कर लें। और फिर बैंक की एंट्रीज भी चेक कर लें कि वहाँ आपकी सेल, परचेज और स्टॉक उससे कंजम्पशन निकाल के मैच करता है कि नहीं करता। फिर बैंक बैलेंसेज और तमाम बैंक एंट्रीज को, डेबिट हो या क्रेडिट हो, उसको कवर कर लें। चलिए थैंक यू वेरी मच जी। जुल्फ़कार साहब कह रहे हैं जी अच्छा लेक्चर है, आपकी मेहरबानी है जी। शेख मुस्तफ़ा दानिश कह रहे हैं, हाउ मच सेल टैक्स अप्लाइड ऑन रिटर्न एंड ऑन व्हाट कंडीशन। ये मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया जी, सेल टैक्स अप्लाइड ऑन रिटर्न एंड ऑन व्हाट कंडीशंस।
ये ज़रा सवाल क्लियर कर दें जी, फिर मैं कोई जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट मेरे पास है बड़ा अच्छा पॉइंट है, वो भी जो 12 नंबर पॉइंट है वो है आपका जो अमेंडमेंट चेंज अमेंडमेंट करते हैं सेक्शन 111 1 और द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जी। इसमें उन्होंने अमेंडमेंट की है जी कि अगर कोई प्रोडक्शन या सेल से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ पकड़ी जाती है, पहले वो सीधा इनकम में ऐड हो जाती थी, टोटल क्रेडिट एंट्रीज या टोटल सेल्स। अब उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये बिजनेस से कनेक्टेड है, वो बिजनेस में जाएगा। बिजनेस में जाएगा तो जाहिर बात है चीज़ पहले आपने खरीदी होगी तो बेची होगी, तो इस तरह का थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके फिर वो जो इनकम में आपकी जाएगा। फिलहाल तो उन्होंने उसको प्रोडक्शन की कंसीलमेंट को, सेल्स को उसने बिजनेस इनकम में कंसिडर किया इंस्टेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद है जी मेरे पास फाइनल आज का जो मेरा पॉइंट है, जो लोगों ने पूछा हुआ है, मैं उसी के जवाब दे रहा हूँ। कमर्शियल इंपोर्ट्स, हाँ जी, इससे रिलेटेड कुछ मैंने आपसे पॉइंट शेयर करने हैं। नवीन सालिक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चौधरी मोहम्मद अहमद कह रहे हैं सर प्लीज गाइड माई क्लाइंट हैविंग, क्या है माई क्लाइंट बाई किया अच्छा फ्रेंचाइज हाउ टू रजिस्टर इन PRA। देखिए PRA का तो प्रिस्क्राइब फॉर्म है, आप फिल करें और डॉक्यूमेंट्स दें, वो आपको रजिस्टर कर देंगे, लेकिन उससे पहले कोशिश करें कि NTN ले लें, फिर बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए जी। वो उसके साथ P लगा देते हैं, बाकी तो वही रहता है, वो आप चेक कर लें उसको। थैंक यू सर। चले असीम कह रहे हैं, फिर काजी कैसे कह रहे हैं सर प्लीज टेल मी अबाउट इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स कंप्लायंस विद शॉर्ट यही है जी कि आपको रिटर्न विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स है, आपको एडवांस टैक्स है, वो सारी चीज़ें कंप्लायंस करनी होती हैं। और इसमें शॉर्ट इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, पूरा लॉ तो पढ़ना पड़ेगा जी। कमर्शियल इंपोर्ट्स पे अब बात हो रही है जी, हमारी लास्ट पॉइंट है आज का। उसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि कमर्शियल इंपोर्टर जो होगा, चूँकि अब ये मिनिमम टैक्स में आ गया, तो फर्ज करें कमर्शियल इंपोर्ट करके बेचेंगे तो जो टैक्स आपका कट जाएगा और जो प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे आएगा, दोनों में से जो हायर होगा वो पे करेंगे। अब इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आपने ईयर एंड पे पूरा स्टॉक नहीं बेचा हुआ तो उसको ज़रा आप, अगर जून का जुलाई में बिकता है तो अब उसकी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सेल और परचेज है वो तो टैली होनी चाहिए सेल टैक्स रिटर्न के साथ, जहाँ जहाँ वो एप्लीकेबल है, जहाँ एक्चुअल बेसिस पे आपने रिपोर्ट किया हुआ। लेकिन अगर उधर असेस्ड वैल्यू वही है सेल टैक्स रिटर्न में, तो इधर आप जो इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए जो वैल्यू यूज़ कर रहे होंगे वो पेड वैल्यू आएगी, वो आपकी, यानी जिसकी पेमेंट आपने बाद इनवॉइस के अगेंस्ट की होगी वो आएगी आपकी। तो ये ज़रा इसको दोनों को चेक एंड बैलेंस में रख लीजिएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं शुक्रिया। और मियाँ मुदस्सर कह रहे हैं सर आपके हैं कोई असिस्टेंट की जॉब नहीं है। मियाँ मुदस्सर इंशाल्लाह कुछ होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे जी, फिलहाल तो अभी ऐसा नहीं है जी जनाब। ये इंपोर्ट्स के बारे में बात हो रही थी कि अब एक और चीज़ है, इंपोर्ट अगर आप लास्ट ईयर की थी और सेल आप की है तो वो तो फाइनल डिस्चार्ज था, उसको फिर आप अपनी इस साल की जो इनकम आएगी उसमें से एग्जेम्प्ट इनकम में माइनस कर दें, ताकि उसका क्रेडिट आपको ना जाए और ना ही उस पर टैक्स फर्दर जो एप्लीकेबल हो जी जनाब। ये कुछ पॉइंट्स से मैं देखता हूँ, अगर कोई और है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हाँ, इसमें अब एक और चीज़ है कि 14 नंबर मेरा पॉइंट है, अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस का क्या करना है। इन केस ऑफ मिनिमम टैक्स regime केसेस, जी जनाब। ये अब आखिरी जो इसका आपने देखे, इसमें सेक्शन 67 है, रीड विद रूल 13 ऑफ दिस
इनकम टैक्स रूल 2002 है। अब इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन के जो तो कॉमन एक्सपेंडिचर, दो तरह के एक्सपेंडिचर, एक स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर होता है, एक कॉमन एक्सपेंडिचर है। जो स्पेसिफिक होता है वो उसी एक्टिविटी को चार्ज होता है, उसकी पोर्शनमेंट नहीं होती। और कॉमन एक्सपेंडिचर सुन के आपको पता चल गया होगा कि इसकी पोर्शनमेंट आपने करनी है। अब रही बात बेसिस की, अगर कोई रीजनेबल बेस है तो उस बेस पे कर ले, वरना सेल्स की रेशो में इसकी पोर्शनमेंट की जाती है, ताकि दोनों के प्रॉफिट जो है, जो मिनिमम टैक्स रिजीम में या एग्जेम्प्ट में या एफटीआर में या नॉर्मल में, उनको उसी एक्टिविटी पे चार्ज किया जाए जिस एक्टिविटी से वो कनेक्टेड है। तो ये तो थे जी कुछ पॉइंट्स जो मैंने सुबह भी शेयर किए थे, तो मज़ीद और मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं जी। एक सवाल और आ गया जी, वो कह रहे हैं सर इफ ए पर्सन मेक बयाना इन कैश 3 मिलियन आउट ऑफ 13 मिलियन देन एनी इशू रिगार्डिंग टैक्स। देखें नवीद सालिक साहब, बात यह है कि कल को जब आप पूरी पेमेंट करेंगे तो बयाना कर दिया हुआ है तो 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है, फिलहाल तो शायद आपको कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इसकी पूरी पेमेंट करेंगे उस साल में फिर जब आप वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो अगर तो वो बिजनेस की हुई तो डेप्सिट नहीं मिलेगी, और अगर पर्सनल हुई तो फिर आप जब बेचेंगे तो वो एक्सपेंस लोन ही होगा। और दूसरी बात यह है कि आप जब जैसे ही 50 लाख से ऊपर जाते हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू का जो 5% है उस पर पेनल्टी भी चार्ज होगी। तो ये ज़रा बेहतर ये है कि इसको कैंसिल करके नया बना के तो क्रॉस चेक की जो प्री कंडीशन है 75A की उसको पूरा कर लें, ताकि फिर आपको आसानी पैदा हो सके। जी जनाब, और किसी का कोई सवाल हो, नवीन सालिक साहब मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। अगर किसी और का कोई सवाल हो तो वो कर सकता है। मेरी तरफ से तो यही थे जी पॉइंट्स। अब मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल भी दे रहा हूँ जी, उसका लिंक दे देता हूँ। उसमें 200+ वीडियोज़ हमने अपलोड की हुई हैं, ये भी ओबियसली उसमें भी करेंगे, तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर दें। और जो क्या कहते हैं, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको आने वाली जितनी वीडियोज़ होंगी वो आपके पास आ जाया करेंगी। मैं लिंक आपको भेज रहा हूँ जी अभी। जी ये चैनल है जी हमारा यूट्यूब का, जो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन के नाम पे बना हुआ है, वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। इसको सब्सक्राइब करके इसके मेंबर आप बन दें, और 200+ वीडियो जो है फ्री हैं, बिल्कुल आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरे लोगों को भी कह सकते हैं कि वो इससे फ़ायदा उठा लें। आज तक के लिए बस इतना ही है। अब मुझे अगर कोई और सवाल है तो आप करने, वरना मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।